सर्किल एकदम बेसिक से समझिएगा, हर एक पॉइंट कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बता दो हमको, 2 पॉइंट से कितने सर्किल खींचे जा सकते हैं? 2 बिंदु से कितने सर्किल खींचे जा सकते हैं? नहीं भी नहीं। अच्छा, ट्राई करते हैं। ऐसे है 2 बिंदु, चलो एक तो खींच लिया, ऐसे ही एक ठो हो गया ना। ये थोड़ा कम आर्क वाला खींचते हैं, इससे नहीं पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? एक से ज्यादा हो गया ना। अगर पॉसिबिलिटी बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं कि नहीं, थोड़ा चेंज कर करके आर्क लें। तो 2 बिंदु से कोई एक फिक्स सर्किल नहीं खींच सकते आप, अधिक खींच देंगे आप। तो 2 बिंदु से अनंत नहीं, बना चेंज कर करके रेडियस लेंथ चेंज करके खींच सकते हैं। चलो बताओ, 3 असंरेख मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन में नहीं रहेंगे। 3 असंरेख बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? आपको 3 असंरेख अगर ले लोगे आप और तीनों को अगर ज्वाइन करना पड़ेगा तो आप एक ही खींच पाओगे, एक से ज्यादा नहीं खींच पाओगे। तो एक सर्किल खींचने के लिए, एक निश्चित वृत्त बनाने के लिए, एक फिक्स सर्किल खींचने के लिए एटलीस्ट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए हमको। तो 3 असंरेख बिंदु से एक वृत्त खींच सकते हैं। समझ में आ गया? तो एक वृत्त खींचने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए? 3 असंरेख बिंदु चाहिए। तो चलिए, खैर ये तो बात है अलग। एक पॉइंट जो कि इसके सरकमफ्रेंस से निश्चित दूरी पर होता है, एक पॉइंट जो इसके परिधि से निश्चित दूरी पर होता है, उस दूरी को आप रेडियस कहते हैं और उस पॉइंट को आप सेंटर कहते हैं। और ये जो ऐसे बाउंड्री है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। हाँ, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, कुछ भी कह सकते हैं आप। हालांकि इस सर्किल चैप्टर में आपको सरकमफ्रेंस यूज करना चाहिए। सरकमफ्रेंस, परिधि। ये मान ले पॉइंट ए था, ये जो ए पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है और ओ जो है, ये ओ हमारा क्या है? सेंटर, केंद्र। और ये जो ओ ए है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, तो थोड़ा बताइए तो, ये ओ बी क्या है? ओ बी भी त्रिज्या ही है। ओ सी क्या है? यानी केंद्र से परिधि तक का जो डिस्टेंस है वो त्रिज्या है। तो एक वृत्त में जितने पॉइंट उतने त्रिज्या। एक वृत्त के सरकमफ्रेंस पे कितने बिंदु? ये एक वृत्त है आपका, इसका ये परिधि है ना, बाउंड्री। इस बाउंड्री पे कितने पॉइंट है? हाँ, अनंत बिंदु है ना इस पे। कहाँ आप कहेंगे ये भी एक बिंदु है, ये भी सब बिंदु है ना। ऐसे बिंदुओं को अटैच करके आपने एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस पे आपने ऐसे कर दिया, वही सर्किल बन गया आपका। तो एक वृत्त की परिधि पे कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो हर बिंदु से अगर सेंटर को मिलाते चले जाएं तो सब के सब क्या कहलाएगा? रेडियस ही ना कहलाएगा। एक सर्किल में कितना रेडियस? अनंत रेडियस। बहुत अच्छा। अगर ये जो रेडियस आपका OA था, इसको दूसरे साइड यहाँ पे अगर हम B पॉइंट पे एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दे सेंटर से पास करता हुआ, तो आप कहोगे सर ये OB भी रेडियस होगा? OB भी क्या होगा? रेडियस ही होगा ना। रेडियस को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है एकदम,
जो कि सेंटर से पास कर रहा है, इस ए बी को आप लार्जेस्ट कॉर्ड बोलेंगे। ये सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है ये। और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है उसको व्यास भी कहते हैं, डायामीटर, उसको व्यास भी कहते हैं। और ये जो व्यास ए बी है इसका वैल्यू देख रहे होंगे r प्लस आर, ये 2r के बराबर हो रहा है। डायमीटर को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डायमीटर d बराबर 2r होता है या r बराबर d/2 होता है। तो अगर बताओ एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 7। गुड। आपको कि कॉर्ड, एक नया वर्ड यहाँ पे आया है, जीवा। ये क्या है सर? एक सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट, सर्किल के सरकमफ्रेंस के किसी भी 2 पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो जो बनने वाला लाइन सेगमेंट है यही कॉर्ड है। यानी परिधि के, हाँ, परिधि के 2 बिंदु को अगर मिला दिए, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, अगर इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं तो ये मान लो पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये जो लेंथ ए बी हुआ, इसी ए बी को हम क्या कह रहे हैं? कॉर्ड है ये। यही ए बी क्या है? हमारा जीवा है। परिधि के 2 बिंदुओं को ज्वाइन कर देने पे जो लाइन बनता है वो लाइन हमारा क्या होता है? जीवा होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन बनाए जा सकते हैं वृत्त में, लेकिन ऐसा भी एक लाइन होगा जो सेंटर से पास कर जाएगा, और सबसे जो सेंटर से पास करेगा वही जीवा सबसे बड़ी जीवा होगी। उसके अलावा जितनी जीवाएं होंगी सब इससे छोटी होंगी, उससे छोटी होंगी। तो जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो सेंटर से पास करेगा, और जो जीवा सेंटर से पास करेगा वो व्यास कहलाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा? अब आप देखिए, एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही आप एक जीवा लेते हैं सर्किल में, तो ये सर्किल को 2 पार्ट में बांट दे रहा है। एक पार्ट नीचे है छोटा सा और एक पार्ट बड़ा सा है, सेंटर कहीं है ऐसे आपका। तो आप ध्यान से देखिए, इस सर्किल के सरकमफ्रेंस का एक पीस यहाँ पे तैयार हो रहा है, एक पीस यहाँ दिख रहा है आपको, टुकड़ा, ये वाला आर्क, और एक आर्क इधर ऊपर दिख रहा है। ये जो नीचे वाला आर्क है, आर्क मतलब इसको चाप बोलते हैं, ये आपका ए बी जो है, ऐसे आर्क को ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ए बी जो है ये आपका माइनर आर्क है, माइनर आर्क यानी कि लघु चाप जिसको बोलते हैं, लघु चाप। ऊपर देखना, एक ऊपर भी तो आर्क बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला भी आर्क बनता हुआ दिख रहा है ना ऐसे। ये बड़ा पीस है सर्किल के सरकमफ्रेंस का, जो बड़ा पीस है ये आपका, इसको भी आप ए बी आर्क ही लिखोगे, लेकिन ये इस वाले आर्क से बड़ा वाला आर्क है तो इसको आप बोलोगे मेजर आर्क है, यानी दीर्घ चाप है। हाँ, दीर्घ चाप है, बड़ा चाप है। लंबाई में बड़ा है तो दीर्घ, लंबाई में छोटा है तो। इसके अलावा भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि सर इस कॉर्ड के नीचे एक छोटा सा एरिया है और इस कॉर्ड के ऊपर बड़ा एरिया आपको दिख रहा है ऐसे। ये जो छोटा एरिया है, छोटा वाले को लघु वर्ड यूज कर रहा है ये, अब बड़ा वाला को दीर्घ। तो आप कहोगे छोटा वाला जो है ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसी में लिख रहा हूं मैं, ये क्या है? लघु वृत्तखंड। ये ऊपर वाला क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ये नीचे वाला क्या है? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाला क्या है? सर ये मेजर सेगमेंट है। ये है मेजर सेगमेंट। ये सब में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है ना, सेक्टर अलग होता है, सेगमेंट अलग होता है। अगर जीवा वृत्त को 2 भाग में बांटा तो उन दोनों टुकड़ों को सेगमेंट कहा जाता है, वृत्तखंड कहा जाता है। और रेडियस द्वारा अगर टुकड़े बनते हैं तो वहां आप सेक्टर कहते हैं। रेडियस भी तो बांट देता है 2 खंडों में,
उनको आप सेक्टर कहते हैं। त्रिज्या से खींचेंगे ना, एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे छोटा सा बनेगा, जो पिज्जा वाला बनता है, पिज्जा देख रहे हैं ना, इसे काट के खाया जाता है, वो सेक्टर है। या पाई चार्ट में आप देखते होंगे जो हल करते हैं, वो सेक्टर है, और ये क्या आपका सेगमेंट है। तो ये छोटा वाला को लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला को दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट। इन दोनों सेगमेंट को आपस में अल्टरनेट सेगमेंट भी कहा जाता है। जैसे लघु का अल्टरनेट दीर्घ और दीर्घ का अल्टरनेट लघु। ये अल्टरनेट वर्ड यूज होगा जब सवाल बनाया जाएगा तो अल्टरनेट सेगमेंट। जैसे समझो बात को, जीवा ए भी है तो इसका एक सेगमेंट ये नीचे वाला है लघु सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन हुआ? दीर्घ वृत्तखंड वाला। और इस दीर्घ वृत्तखंड का अल्टरनेट कौन हुआ? लघु वाला। ठीक है, एक दूसरे का अल्टरनेट सेगमेंट कहलाता है। लघु वृत्तखंड का अल्टरनेट दीर्घ वृत्तखंड, और दीर्घ वृत्तखंड का अल्टरनेट लघु। दीर्घ वाला कौन होगा? जो एरिया ज्यादा होगा। लघु वाला कौन होगा? जो एरिया कम होगा। ये सेगमेंट किससे डिवाइड होते हैं, किससे बांटे जाते हैं? जीवा द्वारा। किसके द्वारा बांटे जाते हैं? जीवा द्वारा। तो आपने अभी कहा कि सबसे बड़ी जीवा तो व्यास होता है, तो क्या व्यास भी खींचने पे दो सेगमेंट बनेगा? हाँ, एक नीचे एक ऊपर, दो सेगमेंट बनेगा ना अगर हम लोग डायमीटर खींचेंगे तो। हाँ, तो अब उसमें कोई लघु और कोई दीर्घ रहेगा? वो इक्वल पार्ट में बांट देगा। यानी आधा सर्किल ऊपर, जैसे देखो एक सर्किल है, आप इसके सेंटर से अगर लाइन पास करते हैं तो इस लाइन, ये सेंटर ओ है, मान लिया सेंटर ओ है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्या ए बी एक जीवा है? और जीवा सर्किल को दो पार्ट में बांटता है, एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे। तो आप जीवा दो भाग में बांटता था, तो उन दोनों भागों को वृत्तखंड कहा जाता था। तो ऊपर वाला भी एक वृत्तखंड है आपके पास और नीचे वाला भी वृत्तखंड है। ये बताओ, इसमें ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड अब नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बराबर बराबर बांट दिया है, तो इसको आप अर्धवृत्त कहते हैं। आधा वृत्त, आधा आधा दो भाग हो गया, तो ये ऊपर वाला को भी आप कहेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, और नीचे वाला को भी आप क्या कहेंगे? अर्धवृत्त है। ये भी आपका अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल ना, सेमी सर्कल। ये भी आपका क्या है? सेमी सर्कल। तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें और बहुत सारे पॉइंट होंगे। यहाँ सेमी सर्कल नहीं है, यहाँ लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन यही जीवा जब सेंटर से पास कर जाएगा तो अब लघु और दीर्घ नहीं रह जाएगा, अब अर्धवृत्त रह जाएगा। यानी जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे होगा। यहाँ एरिया अलग अलग होगा। इतना बात समझ में आया? तो यहाँ पे ए बी क्या है आपका? जैसे हाँ, यहाँ पे भी क्या है आपका? जीवा। यहाँ पे भी क्या है? व्यास। यहाँ पे भी क्या है? व्यास। ओके, एक बात और बता देना हमको, अगर वही जो ए बी आपका जीवा बन रहा था उसको मैं ऐसे खींच दूं, ये ए बी हो जाए, सेंटर यहाँ कहीं है, अब इस ए बी का नाम क्या होगा? हाँ, अगर ये सरकमफ्रेंस पे ए और बी पॉइंट था तब इस ए बी का नाम आपका क्या था? जीवा। लेकिन ये ए और बी दूर हो जाएं तो ये आप कह सकते हो कि ये सर्किल को प्रतिच्छेद करते हुए निकल गया, यानी सेकंड लाइन को हो गई। इस ए बी का नाम क्या हो जाएगा? सेकंड लाइन, यानी छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। एक और सिचुएशन में ए बी का नाम बदल जाएगा। जैसे ये है एक सर्किल, ठीक है, और उस ए बी को मैं ऐसे खींच देता हूं, ये ए है और ये बी है। अब आप छेदक नहीं कर सकते ना, छेद नहीं ना पाया इसको, छेद दिया छेदक, न छेदा, खाली छू के निकल गया, छू के निकल गया, यानी स्पर्श करके निकल गया, स्पर्श करके निकल गया। तो इस ए बी का नाम अब क्या है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो समझ गए? सेकेंड लाइन जो प्रतिच्छेद करके निकल जाए, टेंजेंट लाइन जो स्पर्श करके निकल जाए, और जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट पे रहे वो कॉर्ड है। अगर सेंटर से पास कर गया तो वही कॉर्ड का नाम व्यास भी हो जाता है,
और सबसे बड़ी कॉर्ड को ही क्या कहते हैं? व्यास। व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं और त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं। व्यास बराबर 2r, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। इतना पहले नोट, ये बेसिक पहले आप नोट करें। हाँ ले लेना जो नहीं आया होगा। 3 कॉर्ड जो था वो सर्किल को सेगमेंट में डिवाइड किया, तो ये सेंटर है सर्किल का O। यहां से अगर हम रेडियस खींच देंगे तो आप देखोगे कि एक सेक्टर बनेगा। हाँ, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो AO भी क्या है? रेडियस। BO भी क्या है? रेडियस। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये एक पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को कहा जाएगा, ये सेक्टर है। इसका नाम है माइनर सेक्टर AO, यानी लघु त्रिज्य खंड AO, ये लघु त्रिज्य खंड है AO। इसके अपोजिट साइड, इसके अल्टरनेट पार्ट में ये भी तो एक बना है, तो ये भी एक सेक्टर ही है, लेकिन वो बड़ा है इससे। तो जो ऊपर वाला है इसका भी नाम AOB सेक्टर ही कहलाएगा। बट आप कहोगे क्या हो जाएगा? इस सेक्टर का भी नाम देखो AOB सेक्टर है, इसका भी नाम AOB सेक्टर था, इसका भी नाम AOB सेक्टर होगा, लेकिन ये जो सेक्टर होगा ये आपका मेजर होगा, दीर्घ होगा। यानी आप कहोगे दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। नाम तो दोनों का AOB ही रहेगा, लेकिन वो दीर्घ रहेगा और ये लघु रहेगा। छोटा है तो लघु, बड़ा है तो दीर्घ। इसमें आपको थोड़ा सा अभी इतना ही जानिए, क्योंकि अगर आप A और B को मिला देंगे ना तो एक कॉर्ड बन जाएगा, और कॉर्ड बन जाएगा तो ये जो सेक्टर था ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ट्रायंगल में और एक सेगमेंट में। या मैं अलग से दिखा रहा हूं एक चीज, ये जैसे एक सर्किल है, ये उसका सेंटर O है, आपने 2 रेडियस ले लिया, एक रेडियस ले लिया AO और एक रेडियस ले लिया BO। ये रेडियस है ना, ये रेडियस है। रेडियस को हम लोग किससे लिखते हैं? R से। तो अभी बताओ, ये जो नीचे वाला पोर्शन है AOB एक पूरा सेक्टर है, ये पूरा का पूरा क्या है? त्रिज्यखंड है। और जैसी A को B से मिला दीजिएगा तो आप कहोगे सर एक ऊपर मुझे ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है AOB ट्रायंगल, और नीचे एक मुझे ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है माइनर सेगमेंट। तो आपको ये जो त्रिज्यखंड जो AOB था, यह ट्रायंगल AOB प्लस सेगमेंट अब आपको पूरा कवर करना है तो आप ऐसे AB बोल सकते हो नीचे से, या इसको माइनर सेगमेंट बोल देता हूं मैं कि माइनर सेगमेंट, ठीक है, लघु वृत्तखंड AB है ना, सेक्टर इज इक्वल टू ट्रायंगल प्लस माइनर सेगमेंट। अब इस पे प्रश्न बनेगा, अभी नहीं कराएंगे, बाद में, कि आपसे ना सेक्टर एरिया दे देगा, ट्रायंगल एरिया निकालने के लिए कुछ क्लू दे देगा, अब बोल देगा इस सेगमेंट एरिया कितना है। बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा यहाँ पे। आपको पहचानना होगा सेगमेंट किसको कहते हैं, सेक्टर किसको कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या था? सेक्टर। ये 2 पार्ट में बट गया, ऊपर ट्रायंगल और नीचे सेगमेंट। तो अगर हम पूरे सेक्टर एरिया में से ट्रायंगल एरिया घटा देंगे, क्या सेगमेंट एरिया आ जाएगा? ये सैडेड जोन को हम क्या कहेंगे? सैडेड जोन को क्या कहेंगे? सेगमेंट। हाँ, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो सेक्टर।
दोनों को जोड़ दिया जाए तो सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। याद रहेगा ये बात? कंफ्यूजन स्टूडेंट को यही हो जाता है कि सेक्टर और सेगमेंट में। आपको नहीं ना होगा, सेगमेंट तो छोटा सा पार्ट है, सेक्टर तो बड़ा ना पार्ट है। सेगमेंट और ट्रायंगल से मिल के बना है सेक्टर। क्लियर एकदम? चलो इसके बाद तीसरा पॉइंट चलिए, ये पहले दोनों नोट करो। एक सर्किल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है और हमने एक कॉर्ड ले लिया। ये AB का नाम क्या है? जीवा। AB का नाम क्या है? जीवा। अगर आप सेंटर से जीवा पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कुछ और भी काम कर देगा। ये करेगा क्या? कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी यदि यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लिख ले रहा हूँ M, यदि OM परपेंडिकुलर AB तो AM बराबर MB फिक्स है। यदि आपने परपेंडिकुलर डाला तो केवल परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी जीवा को क्या कर देगा? दो बराबर भागों में बांट देगा। एक सर्किल है, एक सर्किल है और आप अभी ऐसा एक लाइन खींचे AB। इस AB का नाम क्या है? ये स्पर्श रेखा है और ये कितने बिंदुओं पे स्पर्श करता है? वृत्त पे। तो एक स्पर्श रेखा वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। अगर वो पॉइंट हम कुछ बोल देते हैं M है और यहाँ सेंटर है, ये सेंटर O है, तो जब सेंटर को टेंजेंट पॉइंट से मिलाओगे, किसको? सेंटर को टेंजेंट पॉइंट से। M क्या है? टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु। M क्या है? स्पर्श बिंदु। AB क्या है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श बिंदु को रेडियस से अगर मिलाएंगे तो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनेगा। M आपका स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट है, राइट। और O आपका क्या है? सेंटर। वो आपका क्या है? सेंटर। तो OM ऑलवेज परपेंडिकुलर AB। OM जो होगा AB पे हमेशा क्या होगा? लंब। यानी आम भाषा में कह सकते हैं कि त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। OM रेडियस हुआ कि नहीं? OM रेडियस हुआ एक, तो आप कह सकते हैं कि त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु पर लंब होती हैं। त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु पर, रेखा पे नहीं, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। यस, यानी जो रेडियस होते हैं वो टेंजेंट पॉइंट पे क्या होते हैं? लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री सबटेंड करते हैं। तीसरा पॉइंट यहां लिख रहा हूं, एक सर्किल है, एक सर्किल है और इसमें हम लोग ना दो ठो कॉर्ड लेते हैं इस बार, ठीक है। एक कॉर्ड हमने ले लिया AB और एक कॉर्ड हमने ले लिया CD, ठीक है। हमने O से AB पे भी लंब डाला OM और हमने O से CD पर भी लंब डाला ON। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। इफ AB बराबर CD देन OM बराबर ON। इस फिगर में समझिए, AB एक कॉर्ड है और CD भी एक कॉर्ड है। यदि ये दोनों सेम लेंथ का कॉर्ड हो, यानी AB की लंबाई CD के बराबर हो और O आपका क्या है? सेंटर, वो आपका केंद्र है, तो आप केंद्र से अगर AB पे लंब डालेंगे तो जितना OM होगा, O से अगर CD पे लंब N बिंदु पे डालेंगे उतना ही ON भी होगा। यदि जीवा बराबर तो उनके लंब भी बराबर। तो AB और CD जीवा बराबर था तो उनके लंब भी क्या होंगे? बराबर होंगे। बहुत अच्छे, यही तीसरा पॉइंट भी लिखे, समझिएगा कॉर्ड से रिलेटेड।
अभी भी इक्वल कॉर्ड पे ही बात करते हैं, जिसे देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन हम लोग बराबर जीवा ले रहे हैं। एक हमारा ए बी है, यहाँ सेंटर है, ए बी एक जीवा है और सी डी भी क्या है, जीवा है। यदि ए बी बराबर सी डी, ये बता दिया जाए कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के, तो ये जो सी डी सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये सेंटर है आपका ओ, मान लेते थीटा बना रहा है, कितना एंगल, थीटा। तो नीचे वाला जो आपका ए बी कॉर्ड है, क्या ये भी सेंटर पे थीटा ही बनाएगा, बताइएगा। अब सीधा वाला देख के मत कहिएगा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। यदि जीवा बराबर, ये सेंटर ओ है, तो क्या एंगल COD बराबर होगा एंगल AOB के? आप कहोगे हाँ, समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाएगा, वो कितनों तिरछा खींच लीजिएगा दोनों को, जैसे यहां भी बराबर था। तो बताओ अगर ऐसे मिलाते तो AOB जो बनता उतना ही COD भी बनता। ये नहीं सोचना कि सीधा सीधे इसीलिए बराबर है, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं इसको, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक सर्किल ले लिया हमने और एक जीवा हम ऐसे ले रहे हैं और एक जीवा हम ऐसे ले रहे हैं और यहां हम सेंटर ले रहे हैं इसका, और ये दोनों जीवा ना आपस में बराबर है। ये कंडीशन रहेगा कि दोनों जीवा आपस में क्या है, बराबर है। ये सेंटर है O, वृत्त का केंद्र है O, तो जब हम AB से केंद्र पर एंगल जितना बनेगा उतना ही मैं बोल रहा हूं CD द्वारा भी केंद्र पर बनेगा। ये एंगल दोनों बराबर, समान जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण समान होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब नहीं ना कहिएगा शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर होता है। और बस, और इसमें आपका ये कॉर्ड है AB। AB क्या है आपका, जीवा है ना, और ये आपका सेंटर O है। तो आप ठीक है करें, ये कॉर्ड AB है और ये सेंटर O है, तो आप कॉर्ड द्वारा सेंटर पे जितना एंगल सबटेन करेंगे, ठीक है, और उसी कॉर्ड द्वारा अगर आप सरकमफ्रेंस पे देखेंगे कितना एंगल बन रहा है, इनमें आपस में रिलेशन होता है कि सरकमफ्रेंस पे जितना बनेगा उसका डबल हमेशा कॉर्ड पे रहेगा एक ही सेगमेंट में। यानी हम कॉर्ड के ऊपर वाला सेगमेंट में देख रहे हैं सब, तो अगर सेंटर पे 2 थीटा तो सरकमफ्रेंस पे थीटा, यानी यहाँ 100 डिग्री रहा होगा तो यहाँ 50 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री रहा होगा तो यहाँ 140 डिग्री। एक रिलेशन है कॉर्ड, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच। अगला पॉइंट, एक जो कॉर्ड होता है AB, जो कॉर्ड है आपका जीवा, इस जीवा द्वारा आप किसी एक सेगमेंट में या तो ऊपर या तो नीचे आप कितना भी एंगल बना लो सरकमफ्रेंस पे, ये सब के सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे इस कॉर्ड द्वारा बना हुआ एंगल जो होगा सब आपस में क्या, सब देखो AB द्वारा ही बन रहा है, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसको आप बोल सकते हैं कि समान जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण समान होता है। यहां बोल सकते हैं कि समान जीवा, या अगर हम AB की बात करें तो चाप, अगर इसकी बात करें तो जीवा और इसकी बात करें तो चाप, तो चाप के भी 2 बिंदु से तो वही चीज हो रहा है। तो समान जीवा या चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना केंद्र पर बना कोण होता है। ये वाला पॉइंट हमने लिख दिया जो फिगर बनाया है। ये देखो AB कॉर्ड है और इस AB कॉर्ड से ही आपने सेंटर पे भी एंगल बनाया और इस AB कॉर्ड से ही आपने सरकमफ्रेंस पे भी बनाया। तो समान जीवा द्वारा ही ना केंद्र और परिधि पर बना
ये दोनों कोण में क्या रिलेशन होगा? जस्ट डबल। यानी सरकमफ्रेंस पे थीटा तो सेंटर पे 2 थीटा। यहां देखना, समान जीवा यानी जीवा की बात किया तो ये ए बी लाइन दिख रहा होगा आपको, या हम यहां पे लिख दे रहे हैं चाप यानी आर्क। ये वाला आर्क दिखेगा आपको, ए बी आर्क। तो इसी आर्क द्वारा देखोगे तो सारा एंगल बना हुआ है, या इसी जीवा द्वारा देखोगे तो सब एंगल इसी जीवा द्वारा ना बन रहा है। तो समान जीवा बोलूं या समान चाप बोलूं, बात एक ही है। समान जीवा या चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड, एक ही सेगमेंट की बात होनी चाहिए। अगर आप ऊपर वाला सेगमेंट में बना रहे हो तो ऊपरे सब देखना, ये नहीं कि नीचे बना लेना। एक ही वृत्तखंड में बना हुआ सभी कोण समान होते हैं, सभी कोण समान होते हैं। आगे इतना बात समझ में? इंटरेस्टिंग तीसरा पॉइंट देखना कि सर हमने यही अभी फिर से यही कॉर्ड लिया है बी, और हमने इस सेगमेंट में एक एंगल बनाया है, मेजर सेगमेंट में एक एंगल हमने पॉइंट सी पे मान लो ये बना दिया, और इसी कॉर्ड द्वारा हमने माइनर सेगमेंट में भी एक एंगल बना दिया डी पॉइंट पे। इसको थोड़ा अच्छे से समझना। एक ही कॉर्ड है जो मेजर सेगमेंट में भी एंगल सी पे बना रहा है, और यही कॉर्ड माइनर सेगमेंट में भी पॉइंट डी पे एंगल बना रहा है। तो ये जो दोनों एंगल होंगे आपस में, आपको दिखेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ के आए हैं आप। तो यहाँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा बन रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180। अगर यहाँ थीटा बना होगा तो डेफिनेटली यहाँ 180 माइनस थीटा बना होगा। बस ये ध्यान रखना, सेंटर यहाँ पे है, लेट से सेंटर यहाँ पे ओ को हम इस चैप्टर में वृत्त के केंद्र को हम हमेशा किससे दर्शा रहे हैं? ओ से। तो जहां ओ लिख दिए वो समझ के चलना है कि सेंटर की बात हो रही है। ये थीटा जो होगा ना वो एक्यूट एंगल होगा। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि माइनर सेगमेंट में बना हुआ एंगल कॉर्ड के द्वारा कैसा होता है? न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, ये पूछा हुआ है। आप बताओ, माइनर सेगमेंट नीचे है, तो माइनर सेगमेंट में कॉर्ड द्वारा ये जो एंगल बन रहा है वो पॉइंट डी पे बन रहा है। ये एंगल हमेशा आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि अधिक कोण होगा, अधिक कोण। और जो मेजर सेगमेंट पे बना है वो न्यून कोण, यानी उल्टा है। दीर्घ वृत्तखंड में न्यून कोण, लघु वृत्तखंड में अधिक कोण। लघु वाला में अधिक, दीर्घ वाला में एकदम। ये लाइन अगर जीवा जो है ना ये भी, वो सेंटर से पास कर जाएगा तो न लघु रहा न दीर्घ, अर्धवृत्त बन गया, बराबर बराबर दोनों। इसीलिए न न्यून होगा ना अधिक, न न्यून कोण होगा ना अधिक, दोनों के बीच में समकोण होता है तो समकोण हो जाता है। यही अगला पॉइंट है आपका कि अगर आपका कॉर्ड ए बी डायामीटर बन जाए, यानी सेंटर से पास कर जाए, अभी ए बी कॉर्ड नहीं रहा, अब ए बी का नाम क्या हो गया? व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। तब सर व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। अब ये फिक्स है, हमेशा कितना होगा? 90। तो इधर या 90, तो नीचे वो बना देंगे तो 90 ही ना होगा। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे क्या है कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यानी अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में थ्योरम ऐसे लिखा हुआ है, लिखा रहता है कि अर्धवृत्त का कोण, हाँ, अर्धवृत्त का कोण खाली स्थान होता है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला आता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। ये वाला सेम कॉर्ड या सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल सेम होता है, यानी कि हाँ, सेम कॉर्ड या फिर आर्क सबटेन सेम एंगल ऑन
सेम सेगमेंट। ऐसा नहीं ऊपर कर रहे हो तो ऊपर ही देखना, नीचे कर रहे हो तो नीचे ही देखना। सरकमफ्रेंस ये सब बता चुका हूं मैं, आगे देखिए वो लिखा दिया था शुरू में ही। नहीं सरकमफ्रेंस को बता दिया। सरकमफ्रेंस को ही परिधि कहते हैं। परिधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है। जीवा को क्या कहते हैं? ये टर्मोलॉजी थोड़ा याद रखना है। जीवा को क्या कहते हैं? कॉर्ड। और व्यास को क्या कहते हैं? डायमीटर, है ना। त्रिज्या को क्या कहते हैं? रेडियस। ये टर्म थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और क्या इसमें यूज होता है? हाँ, और क्या होता है यूज? सर आर्क यूज होता है। चाप, चाप को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क। और क्या यूज होगा जी? सर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट है स्पर्श रेखा, यही सब ज्यादातर यूज होगा। और क्या होगा? केंद्र। केंद्र को हम लोग सेंटर बोलेंगे, जो कि हमेशा किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओ से। तो ये कुछ टर्म है, इनको आप थोड़ा सा याद रखिए। कभी हम हिंदी में लिख देंगे, कभी हम अंग्रेजी में, तो दोनों आप ध्यान रखिए थोड़ा। हाँ, तब तो भाई आप रेडी रहो।